साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और हम पढ़ते हैं गणित मैथ्स, जिसमें विद्यार्थियों को कई बार बहुत सारी समस्या आती है। कई विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि हम गणित की तैयारी करते हैं तो ऐसा होता है कि सवाल पढ़ने के बाद कई प्रश्न हैं, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में नहीं आता कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को सवाल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि उन्हें एक्यूरेसी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे कि कोई भी एस्पिरेंट वो एसएससी की यदि तैयारी कर रहा है या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, तो उसको हम आसान तरीके से, सिंपल तरीके से और स्ट्रेटेजिक तरीके से कैसे हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं या उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि जो आपका गणित है, मैथ्स है, वो दो पोर्शन में बटा हुआ है और दो पोर्शन में आपको पता है कि पहला पोर्शन है जो है वो है अर्थमेटिक और दूसरा पोर्शन जो है वो है एडवांस। साथियों, आप ये भी जानते हो कि एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, अलजेब्रा अर्थात बीजगणित और उसके अलावा आप जानते हैं उसमें मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आता है और एक और जो चैप्टर आता है, क्षेत्रमिति भी दो तरह की होती है, 2D और 3D, और एक चैप्टर और आता है जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब समस्या यह है कि अर्थमेटिक में काफी सारे चैप्टर हैं, जैसे कि एक आता है प्रतिशत, परसेंटेज, दूसरा आता है रेशो, अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन इसको आप कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो एक चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एवं बट्टा। साथियों, एक चैप्टर आता है जिसको आप कहते हैं साधारण ब्याज, एक आता है जिसको आप कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर कुछ लोग घूमते हैं अलग से जिनका नाम है एवरेज, औसत, और एक आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। सबसे पहले कोई भी एस्पिरेंट जब मैथ्स को पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसकी जो समस्याएं हैं वो ये है कि उसे यही नहीं पता कि वो जो कैलकुलेशन कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो हमें कुछ कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है जब आप गणित पढ़ते हैं। तो एक तो आपको सुधारनी है कैलकुलेशन। क्या सुधारनी है आपको? अपनी कैलकुलेशन, जोड़ने घटाने की आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको हर सवाल पूरा सॉल्व नहीं करना है। आजकल हम बहुत नए नए तरीकों से, आप मेरे साथ जब गणित सीखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे डिजिटल सम की मदद लेके, डिजिटल सम का उपयोग करके, कैसे हम यूनिट डिजिट का उपयोग करके, कैसे हम इकाई के अंक का उपयोग करके, उसके अलावा हम कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं वो, प्लस हम अप्रोक्सीमेशन भी लगाते हैं कई बार, और कई बार हम मदद लेते हैं ऑप्शंस की, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो इन सारी चीजों से सॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा एक चीज और होती है जिसमें आप वर्ग और घनों का भी यूज करते हैं। तो जब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जो आदत सुधारनी है साथियों, वो सबसे पहले आपको सुधारना है स्क्वायर एंड क्यूब। आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, वर्ग और घन याद होने चाहिए, जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि 29 का स्क्वायर क्या होगा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए 841 होगा, 841 होगा। 12 का क्यूब क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1728 होगा। ये स्क्वायर और क्यूब आपको याद करने हैं। अब क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक विद्यार्थी अपनी टेबल के बाहर, टेबल के सामने जहां वो पढ़ रहा है, एक चार्ट चिपका ले और उसको देखता रहे? तो ऐसा तो बचपन से आप करते आए हैं, तो कई लोगों को वो अभी तक याद नहीं है, तो फिर ये कैसे याद हो? इसका एक तरीका है कि आपको बोलकर डेली एक स्क्वायर और एक क्यूब याद करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अभी कहूं कि 29 का स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे 841। आप सोचे नहीं, उसको थोड़ा सा बोलें, ऐसे बोलें कि वो आपको सुनाई दे, क्योंकि 3 मेमोरी से आप याद करते हैं चीज, आपको पता है। एक है विजुअल मेमोरी, देखकर, एक होता है सुनकर, और एक होता है लिखकर। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। तो आप जब चीजों को बोलेंगे, साउंड आपको सुनाई देगा नंबर्स का, तो आपको ज्यादा समय तक चीजें याद रहेंगी। दूसरी बात, जब हम गणित पढ़ रहे हैं, जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, सिलेबस को। मैं आपको ब्रेक करके बताता हूं। पूरे अर्थमेटिक के, अंक गणित के जो माताजी और पिताजी हैं वो है परसेंटेज और रेशो, ये इसकी जड़ है। सबसे पहले आपको परसेंटेज और रेशो आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रतिशत और अनुपात। जैसे ही आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये सब चीजें क्या है मुझे बताइए। 10% का प्रॉफिट हो गया, 20% का लॉस हो गया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, ये सब किसमें नजर आता है? परसेंटेज में। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगते हैं प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं परसेंटेज के और रेशो के। जैसे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो आप बोलेंगे कि प्रॉफिट किस पे होता है? आप बोलेंगे प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना हो जाएगा? 100%। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। तो डिस्काउंट अपने आप में क्या हो जाएगा? जब डिस्काउंट की बात करोगे तो डिस्काउंट जो हो जाएगा वो किस पर दोगे आप? मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। जैसे कि 3000 रुपए की एक स्टिकर चिपकी हुई शर्ट आप मान लीजिए 20% डिस्काउंट पर लेकर आते हो, तो आपको वो शर्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2400 की मिलेगी, 2400 की मिलेगी। ये आपने कैसे कर दिया?
आप बोलोगे भले हमको मैथ्स ना आता हो, बट हम पैसे की भाषा समझते हैं। तो नंबर्स को आपको किसके फॉर्म में सोचना है, मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में मैथ्स को आपको थोड़ा सा देखना है। यदि आप ऐसा देखोगे तो बड़े इजीली आप स्पीड बढ़ा पाओगे, कैलकुलेशन आपकी बढ़ा पाओगे। दूसरी बात, तो जब सबसे पहले आप परसेंटेज और रेशो पढ़ोगे तो वहां से आपका प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी तैयार हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो उसमें आप बोलोगे जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ती है, 10% से बढ़ती है, तो जो पॉपुलेशन बढ़ने वाले क्वेश्चन है वही तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वही क्या है, आपका पॉपुलेशन से लिंक हो रहा है। तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ये दोनों चैप्टर आपके बड़ी आसानी से तैयार होंगे। रेशो से आप देखोगे साथियों, एक चैप्टर होता है आयु, एज, और एक चैप्टर होता है पार्टनरशिप, साझेदारी। तो ये सारे चैप्टर आपके रेशो पर डिपेंड होते हैं दोनों। तो परसेंटेज और रेशो आपके सिर्फ 2 टॉपिक तैयार नहीं कर रहा है, 2 तो कर ही रहा है, 3, 4, 5, 6 और 7, लगभग 7 टॉपिक आपके निकाल के देगा परसेंटेज और रेशो। तो इसीलिए आपको सबसे पहली नजर किस पर रखनी है, परसेंटेज और रेशो पर रखनी है। जब आपका यह हो जाए उसके बाद आप एक चैप्टर पढ़िए जिसका नाम है एवरेज, औसत। क्योंकि एवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मिक्सचर एंड एलिगेशन जुड़ा हुआ है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन इतना बड़ा चैप्टर है कि वो लगभग हर टॉपिक में काम में आ जाता है अर्थमेटिक के। तो बच्चों को यही पता नहीं होता कि ये सवाल मिक्सचर एलिगेशन से हो पाएगा कि नहीं। आज भी कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि मिक्सचर एलिगेशन का मतलब सिर्फ दूध और पानी होता है, शराब और पानी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में भी लग जाता है, चाल दूरी और समय में भी लग जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग जाता है, एवरेज में भी लग जाता है, सब जगह लगता है वो। ठीक है, तो आपको थोड़ा ब्रॉड तरीके से पढ़ना है, जैसे हम हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जनरली पढ़ते हैं। उसके बाद जब आप इन दोनों चैप्टर्स को भी कवर करोगे तो लगभग आपकी सारी चीजें यहां पर तैयार हो जाएंगी। फिर आपको 2 चैप्टर अलग से मिलेंगे, वो है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी 20 दिन में। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं नल, टंकी और पाइप, टाइम एंड वर्क के, ये दोनों आपको एक साथ चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी में से एक चैप्टर निकल के आएगा जिसका नाम है ट्रेन, और इसी में से एक चैप्टर निकल के आएगा जिसका नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। यहां मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में यहां पर चर्चा होगी। जब आप इतना पढ़ लेंगे साथियों तो आपका मैथ जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए। अर्थमेटिक से कैलकुलेशन बढ़ती है, कैलकुलेशन बढ़ेगी तो दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। अब देखिए डिजिटल सम वगैरह का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आजकल ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर में आपको पूरी लड़ाई नहीं लड़नी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आप एक सवाल कर रहे हैं और जहां पर ऐसी कुछ कैलकुलेशन आ गई, मान लीजिए आपने ऐसा कुछ किया, ठीक है, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो क्या हम इसका गुणा करेंगे पेपर में? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे, यदि मैं 4 ऑप्शन में नजर डालूं और 4 ऑप्शन का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक देखूं, और यदि मुझे लगता है कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप बोलेंगे 3 8 24, 3 8 24। इस पूरी कैलकुलेशन का जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों वो होगा 4। तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 होगा वही हमारा क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल सम लगाइए आप। डिजिटल सम क्या होता है? अंकों का योग, जैसे कि 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 मतलब 18। सारे डिजिट्स को जोड़ रहे हैं, डिजिट्स का सम। 8 और 1 कितना हो रहा है? 9। 9 इंटू में आपने देखा 3 2 5 प्लस 1 6, 9 6 54 होता है, 54 मतलब 9। इसका यह मतलब है साथियों कि अगर इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जिसके अंकों का योग, जिसका डिजिटल सम कितना होगा? 9। अब आप बोले कि 2 ऑप्शन ज्यादा, 2 ऑप्शन में ऐसा होगा तो क्या होगा? तो हम सॉल्व कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपका समय धीरे धीरे 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड एग्जाम में बचेगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्पीड धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू होगी। तीसरी बात, तो एक बात मैंने आपसे कही स्क्वायर, दूसरी बात कही डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये सब आप पढ़िए। चैप्टर्स को कैसे ब्रेक करना है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है साथियों, जैसे कई बार आपको कैलकुलेशन के कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये करना है, सपोज कीजिए, अब मैं इसको देख के लिख सकता हूं कि ये 1600 है। क्यों? अब अगर आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, बट 25 की एक खासियत होती है, 25 की एक खासियत होती है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं आप 100/4। तो जब आप 64 इंटू 100/4 लिखोगे तो आप इसको इजीली कट कर सकते हो और आपको दिखेगा कि ये तो 1600 है, 1600 है। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको अपने दिमाग में लेकर चलने हैं, क्योंकि इससे आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप कैलकुलेशन के तरीके सीखते रहें और उसके बाद पेपर में बैठ के ये सोचें कि इसमें कौन सा तरीका लगेगा और इसमें कौन सा। कम तरीके सीखें, बट ऐसे मेथड्स को सीखना है जो हर जगह एप्लीकेबल हो, हर जगह उसको
उसको लगाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे कुछ बेसिक बात है। जैसे अब मैं आपको एक और भी बात बताता हूं, जैसे 24 इंटू 20 लेट अस से करना है 28। ठीक है, तो आप साथियों देखिए कि यहां पर जो गैप है वो कितने का दिख रहा है, इनके ठीक सेंटर में कौन सा नंबर होगा, 26 होगा। होगा कि नहीं होगा, सोच के देखिए आप, 24 और 28 के बीच में 26 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 26 माइनस 2, 26 में से 2 गया तो 24, और 26 प्लस 2, 26 और 2 28। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर 676, 676, 2 का स्क्वायर 4। आप बोलेंगे इसका तुरंत मैं मन में ही गुणा कर सकता था, 672। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स, मेथड्स आपको अपने ब्रेन में धीरे धीरे डेवलप करनी है। अब देखिए यहां पर आपको स्क्वायर का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डेली एक स्क्वायर और एक क्यूब याद करें। उसके बाद ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के तरीके अप्लाई करें। ऑप्शन से देखने की कोशिश करें सवाल को कि ऑप्शन कहीं ऐसा तो नहीं बड़े कमजोर से हो, ऑप्शन उठा के आंसर देने की कोशिश करें। परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अगर कोई आपसे पूछ ले कितने का भी कितना परसेंट, तो आप ओरली उस चीज को बता पाए। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाइड तरीके से धीरे 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 आपका मैथ्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं, एक बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन कहां से लगाएं सर, प्रैक्टिस कहां से करें, क्योंकि इस समय इतना ज्यादा हवा बना हुआ है सवालों का, इतना ज्यादा माहौल बना रखा है कि आप बोलेंगे कठिन कठिन सवाल, अननेसेसरी बच्चे कई बार बहुत कठिन सवालों को देखकर अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। पेपर में दोस्तों 3 लेयर में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं एसएससी या किसी भी एग्जाम की बात करूं तो एक क्वेश्चन आते हैं इजी, एक आते हैं इंटरमीडिएट लेवल के, और एक आते हैं सवाल थोड़े से हार्ड। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि 40 to 60% का जो रेशो होता है वो आपका इजी क्वेश्चंस का होता है, 20 to 30% का जो रेशो होता है वो आपका मॉडरेट होता है, और 10 to 20% का जो रेशो होता है वो होता है थोड़े से हार्ड क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप जब पेपर पढ़ते हैं, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए एसएससी की बात करूं तो उसमें 25 सवाल आते हैं सीजीएल में। अब वो क्या करते हैं कि मैथ्स का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब फर्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए 4 लाइन का सवाल लिखा हुआ है, तो बच्चे 4 लाइन का सवाल पढ़ेंगे। तो मुझे एक बात बताइए विद्यार्थियों कि आप 4 लाइन का क्वेश्चन पढ़ोगे तो मिनिमम आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा। 30 से 40 सेकंड का सवाल पढ़ने के बाद वो 4 लाइन का एक बार में समझ भी नहीं आएगा। फिर आप उसको सॉल्व करके देखोगे, पता नहीं आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब जब कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है किसी क्वेश्चन की, तो फर्स्ट राउंड में उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। हमेशा वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं फर्स्ट राउंड में जो देख के ही लग रहा है कि आपसे बनेगा। तो आपको यहाँ सम्राट अशोक नहीं बनना है कि हर क्वेश्चन को बिल्कुल ढेर करोगे फिर ही आगे बढ़ोगे। सबको कुचलते हुए रौनते हुए आगे नहीं बढ़ना है, आपको इसमें ईगो डाउन रखना है। आपको ये देखना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसको स्किप कीजिए, ऑप्शन आता है एग्जाम में मार्क फॉर रिव्यू का, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन इजी आया, आपको देखते से बन रहा है, सॉल्व कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। थर्ड क्वेश्चन आपको इजी आया, आप सॉल्व कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन फिर टफ आया बड़ा आया, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो ये स्ट्रेटजी आपको बना के रखनी है। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ यह है, इसका बेनिफिट यह है कि आपको एग्जाम में समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल की यदि मैं आपसे बात करता हूं या सीएचएसएल की बात करता हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं 4 सेगमेंट हैं 25 क्वेश्चन के, आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं 25 के। अब 25 के 4 सेगमेंट है, एक है मैथ्स, एक है रीजनिंग, एक है इंग्लिश और एक है जीएस। अब दोस्तों आपको ये भी पता है कि सिर्फ कितने मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, टाइम बॉम्ब चल रहा है आपका 60 मिनट्स का। अब आपको 100 क्वेश्चन, कई बार बच्चे क्या करते हैं गणित में उलझ के रह गए, किसी भी इंग्लिश में उलझ के रह गए या किसी भी सब्जेक्ट में उलझ के रह गए, पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते। हो सकता है शुरू के 4 सवाल लगातार टफ हो, बाद के क्वेश्चन आसान हो। तो आपको ये करना है हमेशा कि जो भी टफ क्वेश्चन दिखे या बड़ा क्वेश्चन दिखे उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाइए और एक राउंड में जितने क्वेश्चन लपेट सकते हो उनको कवर कीजिए, ताकि आप पूरा पेपर पढ़ पाएं, ताकि आपसे ऐसे क्वेश्चन न छूट जाएं जो बड़े आसान हैं और जो हो सकते थे। तो ये स्कोर आपका बढ़ाएगा, देखिएगा आप टेस्ट में। उसके अलावा अब मैं बात करूं जैसे एग्जाम की, तो आपको पता चल गया कि 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखते से ही बनेंगे, इनको बनाइए। जो इंटरमीडिएट है आप आराम से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बना दोगे, और हार्ड क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपको छोड़ना है। ये बात भी आपकी उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। इसको आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। अब थर्ड जो डाउट है बच्चों का, विद्यार्थियों का, वो ये है कि सर इतने सारे सोर्सेज हैं, कहां से पढ़ें। ये कोई कह रहा है कि ये बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा है वो बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा है ये सवाल अच्छे हैं, कोई कह रहा है वो सवाल अच्छे हैं। विद्यार्थियों मैं आपसे एक बात कहता हूं, 2020 से 2024 तक के आप एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के या फिर सीपीओ के, या फिर उसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं एमटीएस या कोई भी एग्जाम हुआ है, बेसिकली सारे लगाएं क्वेश्चन। दूसरी बात, आरआरबी के आप क्वेश्चन लगाइए, एनटीपीसी के, ठीक है। उसके बाद
आपको क्वेश्चन लगाने हैं सीडीएस के, बस। आप देखेंगे इसके प्री मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे आप, इनमें अगर प्री मेंस जिन जिन एग्जाम में है प्री मेंस के आप मैथ्स के क्वेश्चन लगा लीजिए 2020 से 2024 तक के। सबसे पहले आपको इतना काम करना है। अगर इतने में ही आप देखोगे कि आपको 2-4 महीने या बहुत अच्छा खासा समय आपको निकल जाएगा। प्लस जो करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो वर्तमान में ट्रेंडिंग सवाल हैं, वो सारे क्वेश्चन आप इन 4 साल में कवर कर लोगे बहुत आसानी से। 5 साल हो गए, 20, 21, 22, 23 और 24, 24, 5 ईयर्स के आप क्वेश्चन लगाइए, उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, मालूम चलेगा कि परसेंटेज पढ़ना शुरू किया तो परसेंटेज के 1500 क्वेश्चन लगा मारे उन्होंने, फिर हिम्मत ही नहीं बची दूसरे चैप्टर्स को सॉल्व करने की। होता है ऐसा। तो आपको इस चीज में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, सही अनुपात में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गणित से प्रेम हो गया तो गणित ही सॉल्व किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आर्यभट्ट बन के निकल रहे हैं 3, 4, 6 महीने बाद बाकी सब्जेक्ट में डब्बा गोल चल रहा है। तो सारे सब्जेक्ट्स के बैलेंस की बात है। आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में पंडित नहीं बनना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें भी आती हैं जो यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, एमपीपीसीएस वाले या स्टेट सिविल सर्विसेज वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो क्या आप सारा पॉलिटी पढ़ के जाएंगे पेपर में? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चन जीएस के हैं, उसमें आपसे हिस्ट्री भी पूछ रहा है, ज्योग्राफी भी पूछ रहा है, पॉलिटी भी पूछ रहा है, साइंस भी पूछ रहा है, करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पूछ रहा है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी पूछ रहा है। अब आप दोस्त एक बात बताइए कि अगर वो आपसे पॉलिटी पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने सवाल पूछेगा? 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल। उसके लिए आप बड़ी बड़ी किताबें तो नहीं छानेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो किस सब्जेक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए, कोर सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो समय बचेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक ही सब्जेक्ट की तरफ झुक जाएंगे और आप जो है वो सही सब्जेक्ट्स को सही दिशा में नहीं तैयार कर पाएंगे। तीसरी बात, अब बात आती है कि हम आगे का तो पढ़ लेते हैं, आगे का हो जाता है भाई पाठ और पीछे का हो जाता है सपाट। ये भी बड़ा मामला है। पीछे का क्या हो जाता है? सपाट। एक दिक्कत आती है बच्चों को कि सर हम अभी टेस्ट नहीं दे रहे क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बच्चे जो तैयारी करते हैं बोले सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो टेस्ट कैसे दें? ये भी 2 समस्या है। तो साथियों आपको क्या करना है, आगे का पार्ट पीछे का सपाट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। सही है। अब रिवीजन कैसे कर सकते हैं? तो जब आप जिस भी किताब से मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हो, उसके इजी क्वेश्चन जो आपसे एक बार में बन गए, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जो एक बार में बन गए, जो एक ही बार में आपसे बन जाते हैं, उनको आप कभी दोबारा नहीं देखेंगे। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई, कैसे? किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई, मान लीजिए आपसे सिली मिस्टेक हो गई, किसी क्वेश्चन में आपसे दिक्कत आई, आपको टाइम ज्यादा लगा सॉल्व करने में, तो जिन क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगा उनका तरीका ढूंढिए, अपने टीचर से पूछिए कि इसके और शॉर्ट तरीके क्या हो सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को डॉट मार्क करके रखिए, ताकि क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आप वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो क्वेश्चन आपको या तो टफ लगे थे, या तो आपसे सिली मिस्टेक हुई थी, या उन क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगा था, या कोई नया कॉन्सेप्ट था। तो उससे आपकी क्या होगी, तैयारी शार्प होती जाएगी, टू द पॉइंट रहेगी, और अननेसेसरी वो डेटा पढ़ने से बच जाओगे जो डेटा आपको पहले से ही बनता है। क्योंकि समय सबके पास 24 ही घंटे है, जो इसका स्मार्ट तरीके से यूज करेगा वो ज्यादा आगे जाएगा। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। अब कई बच्चों का जो फोबिया है वो है टेस्ट का, कि टेस्ट हम कब दें, जब पूरा सिलेबस हो जाए तब, कब दादा मरेंगे और कब भैंसे बटेंगी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं गाँव में। तो आप एक बात समझे कि टेस्ट की आपको एक खासियत समझनी है। कई बच्चे क्या देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि पहले दिन ही उनके 200 में से 170 नंबर आ जाए, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले आपको गेट में एंट्री तो मिले, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आना आप। सही है। तो आप क्या कीजिए, आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए, और आप ये देखिए कि जो टॉपिक आपको आते हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स में आपको बनता है अर्थमेटिक, तो आपसे एग्जाम में जो टेस्ट आपने दिया उसमें आप देखिए कि परसेंटेज का सवाल मुझसे बना कि नहीं बना, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बना कि नहीं बना, यदि नहीं बना तो क्यों नहीं बना, कहाँ कमी रह गई, क्या कोई नया कॉन्सेप्ट उसमें पूछा गया। तो जो आ रहा है वो नहीं छूटना चाहिए। पहली बात ये लाभ होगा आपको टेस्ट का, तो आपको टेस्ट से एनालिसिस करने में आपको मदद करेगी, पहली बात। तो दूसरी बात, आपको टेस्ट से पेपर का पैटर्न पता चलेगा, पेपर का पैटर्न मालूम चलेगा कि एक्चुअल में एग्जाम होता कैसा है, एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है, एग्जाम में जजमेंट कैसे लगाया जाता है, सिली मिस्टेक कैसे होती हैं। जब दिमाग पे प्रेशर होता है तो साथियों सिली मिस्टेक ज्यादा होती हैं। तो ये टेस्ट पेपर आपकी उस चीज में बड़ी मदद करने वाला है। तीसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मोबाइल निकालेंगे, फिर बढ़िया चलाएंगे सोशल मीडिया, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट बाद, फिर दोस्त का फोन आ जाएगा, फिर घर से फोन आ जाएगा। ये नहीं करना है। टाइम सेट कीजिए, जैसे कि 1 घंटे का समय सेट कीजिए, और जितना भी आपको लगता है
20, 30, 40, 50, मेरा तो कहना है कि 1 घंटे में अर्थमेटिक के लगभग 70 सवाल सॉल्व होना चाहिए एवरेज। बट फिर भी जो भी आपको लगता है शुरू में 30, 40 जितने भी मिनट्स, उतने मिनट्स तक आपको बिल्कुल भी उतने 30 क्वेश्चन जैसे आपने सेट किया 1 घंटे का टारगेट, फोन एक तरफ रखिए, 1 घंटे तक आप एक टेबल बनाइए ऐसे, जिसे मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे टेबल बनानी है। ये आपकी बड़ी मदद करेगी साथियों, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे। पिछले 6 साल में मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ हुआ है, तो आपको भी बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आपको लाभ होना चाहिए। और अगर आप यही सारी चीजें हमसे ऑफलाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आकर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको गणित में समस्या है तो बिल्कुल इजीली सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कॉपी बनाई, एक डायरी मेंटेन करी। उसमें आज मैंने डिसाइड किया कि परसेंटेज के, मान लीजिए आप सम्राट अशोक मान रहे हैं अपने आप को, तो सम्राट अशोक आज 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 1 घंटे में। तो सम्राट अशोक ने एक टेबल बनाई जिसमें उन्होंने सीरियल नंबर लिखा 1 2 3 4 अप टू 10, पहले से 10वें तक, 11 से 20 तक और 21 से 30 तक। आपने क्वेश्चन पढ़ा तो पेपर वाली फील्ड में ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहला पढ़ा, आपको देखा बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया ए तो लिख लीजिए सेकंड का ए, थर्ड का आंसर आ गया डी तो लिख लीजिए, फोर्थ का आंसर आ गया सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते 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 पहले राउंड में आपने मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से, सपोज कीजिए 30 क्वेश्चन में से आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन बना लिए और 1 घंटे में अभी कितने मिनट गुजर चुके हैं, 40। दोस्तों इसका फायदा देखिए, आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, 30 क्वेश्चन आपने सारे पढ़ लिए, 40 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन बना लिए, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए। अब मैं दिमाग लगा सकता हूं कितने क्वेश्चन में जो बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन उसमें। अब मैं इसमें टेबल में ढूंढूंगा तो पहला क्वेश्चन मैं छोड़ के गया था, अब मैं पीछे वापस जाऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें दिमाग लगाऊंगा, सपोज कीजिए उसका आंसर आ गया सी। और ऐसे करते करते मुझसे जितने भी क्वेश्चन बने, सपोज कीजिए 30 में से 30 में से मेरे से 28 क्वेश्चन बन गए और 2 क्वेश्चन मुझसे क्या हो गए साथियों, स्किप हो गए। अब अगर आप एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या करना है, आप जानते हो एक सही क्वेश्चन के मिलते हैं +2 मार्क्स और एक गलत क्वेश्चन के मिलते हैं -0.5। दोस्तों आपने क्या किया, 28 क्वेश्चन को अब आंसर की में चेक करोगे, ऐसा नहीं हर सवाल पे करोगे, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आपको पता चला कि पहला सही था, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही था, चौथा सही था, सो ऑन एंड गलत सही आपने कर लिया। अब 28 में से सपोज कीजिए दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन निकले, 20 लेटेस्ट से 22 क्वेश्चन निकले सही, तो आपको कितने मार्क्स मिल गए, 44। 6 क्वेश्चन हो गए गलत, आपको कितने मार्क्स मिल गए, -3, तो आपका स्कोर रहा 41। 30 क्वेश्चन आपने किए थे, 60 मार्क्स का जो पेपर था उसमें से आपको लगभग 40 क्वेश्चन सही निकले, तो आपके लगभग 68-70% के अप्रोक्सीमेट आपकी एक्यूरेसी चल रही है। इसको आपको बढ़ाना है। आप देखोगे कि मुझसे सिली मिस्टेक कहाँ हो गई, मुझसे कौन से क्वेश्चन में ज्यादा समय लग गया, मुझसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, तो आपका पूरा एनालिसिस होता चला जाएगा तैयारी का। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं साथियों, ये सब बहुत बारीक बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इन्हीं सभी बातों का अगर आपको आनंद लेना है, गणित हमारे साथ पढ़ना है, तो आप हमारे इंदौर में ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं या ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और क्योंकि नववर्ष का आगमन है और नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान की तरफ से आपको बहुत सारी सौगातें मिल रही हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑफर एक चल रहा है विशेष, जो है 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप देख पा रहे हैं अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं और आप अपनी वैलिडिटी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको एडिशनल 10% का ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, लेकिन 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही ये कोर्स जो है, वो जो ऑफर है वो वैलिड है। उसके अलावा हमारे प्राइम कोर्सेज भी हैं साथियों, जो प्राइम कोर्सेज हैं उस पर इन ऑफर्स के साथ एडिशनल 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कूपन लगाना पड़ेगा, कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, प्राइम PRIME, ये कोड आपको लगाना है यदि आप प्राइम कोर्स पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, जो भी हमारा पिछला पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे ऐसा लगता है जो निचोड़ मैंने आपके सामने रखा, यदि आप इन सारी बातों का इस्तेमाल करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ों में बैलेंस और अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गणित आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। साथियों, आज लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ रहे। हैप्पी न्यू ईयर।